हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ सांख्यिकी। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों, ग्राफों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। ये सूचनाएं हमें समाचार पत्रों, टेलीविज़नों, पत्रिकाओं और संचार के अन्य संसाधनों से उपलब्ध होती रहती है। ये सूचनाएं क्रिकेट की बल्लेबाजी या गेंदबाजी की औसतों, कंपनी के लाभों, नगरों के तापमान, पंचवर्षीय योजना के विभिन्न क्षेत्र एवं मदों में किए गए खर्चों, मतदान के परिणामों आदि से संबंधित हो सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। तो आंकड़े किसे कहते हैं? एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े या डाटा कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द डाटा लैटिन शब्द डेटुम का बहुवचन है। हाँ, यह बात अवश्य है कि आपके लिए आंकड़ा एक नया शब्द नहीं है। पिछली कक्षाओं में आप आंकड़ों और आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी दुनिया अधिक से अधिक सूचना अभिविन्यास होती जा रही है। हम जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में आंकड़ों का प्रयोग करते ही रहते हैं। अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन आंकड़ों से हम अपनी इच्छानुसार अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराना जान जाएं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस, जिसका अर्थ है एक राजनीतिक राज्य से हुई है। अपने मूल रूप में सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का ही संग्रह होता है जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे। समय के साथ साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया और सांख्यिकी का संबंध केवल आंकड़ों के संग्रह और प्रस्तुतिकरण से ही नहीं रह गया, अपितु इसका संबंध आंकड़ों से अनुमिति निकालने और उनका निर्वचन इंटरप्रिटेशन करने से भी हो गया है। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण और निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न संदर्भों में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। आइए हम इस संबंध में निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें। क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों की एक नवीनतम संस्करण की प्रति मिल सकती है? मैं सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहता हूं, क्योंकि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता है। तो बच्चों, कुल मिला के आंकड़ों से मतलब है कि मान लो अगर आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि उन सभी की हाइट निकाली जाए, तो हाइट हमने सब बच्चों की नाप ली और उनको लिख लिया। तो जो बच्चों की हाइट आई है वो 50 बच्चों की अलग अलग हाइट आई हैं, तो वो एक आंकड़ा कहलाएगा। या उन बच्चों का हमने वज़न निकालना है, तो वज़न जो बच्चों का अलग अलग आया है, हो सकता है 50 बच्चों में से 20 बच्चों का वज़न 45 किलो आए और 10 बच्चों का वज़न 50 किलो आए और 20 बच्चों का वज़न 40 किलो आए। तो ये एक आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको हमें प्रस्तुत करना पड़ता है, तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। तो आंकड़े जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आंकड़े जो हैं नॉर्मली 2 प्रकार के होंगे। पहला तो होगा प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। जब प्राइमरी डाटा उसको कहते हैं जब अगर मैं
मैं ही क्लास में बच्चों का वज़न नापूं और उनसे ही एक उनसे एक टेबल बनाऊं या उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी करके, सूचना इकट्ठी करके उन करता हूं, तो उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जब स्वयं अन्वेषक जब या यहाँ देख लेते हैं, प्राथमिक आंकड़े जब स्वयं अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर्स अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तो इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक आंकड़े किसको बोलेंगे? जब किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं आंकड़े प्राप्त किए गए हों, तो उन आंकड़ों को द्वितीयक या गौण आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, अब आंकड़े तो हमने प्राप्त कर लिए, अब उनको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ठीक है। अब आंकड़ों को, मान लो आपको आंकड़े दे दिए, एक डाटा दे दिया, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, डाटा गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। प्राप्तांक मान लो एक हो गए 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62, ये 10 बच्चों के अंक दे रखे हैं। अब इन आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में या तो लिखेंगे अवरोही क्रम में। ये जो डाटा हमें मिला है इसको हम कच्चा डाटा कहते हैं, रॉ डाटा, यथा प्राप्त आंकड़े बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े। ठीक है, अब इस प्रकार प्राप्त किए गए अंकों को आरोही क्रम में इस प्रकार लिखते हैं। अब इसका मान लो या तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें क्या है? 25 है, तो 25 को पहले लिख लो। उससे बड़ा है 36, और उससे बड़ा 42, 55, फिर 60 है, फिर 62 है, फिर 73 है, फिर 75 है, फिर 78 है, फिर 95 है। ठीक है, तो न्यूनतम प्राप्तांक कितने हैं? न्यूनतम सबसे कम कितने हैं? प्राप्तांक सबसे कम प्राप्तांक है कितने? 25। और अधिकतम प्राप्तांक, सबसे बड़ा प्राप्तांक कितना है इसमें? 95 है। ठीक है, तो न्यूनतम मानों के, अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परिसर क्या होगा? परिसर मतलब रेंज। अगर इसकी मुझे रेंज निकालनी है तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान कितना था हमारा? 95 था, और न्यूनतम था 25, तो इसकी जो रेंज आ गई वो आ गई 70। ठीक है, अब आंकड़े जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत तो वो होते हैं जिनमें आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया जाता, यानी कि वर्ग अंतराल नहीं दिया जाता, तो उसका हमें वर्ग अंतराल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ आंकड़े ऐसे दिए हुए होंगे जिनमें वर्ग अंतराल नहीं होगा।
तो स्टूडेंट्स, अवर्गीकृत बारंबारता बटन के रूप में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब आपने ये देख, इसको हम बेहतर समझेंगे एक उदाहरण से। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए। तो ये हमें 30 विद्यार्थियों का डाटा दे रखा है। किसी के अंक 10 आए हैं, किसी के 20, किसी के 36, किसी के 92, किसी के 95, किसी के 40, किसी के 50, 56, 60, 70। तो ये अंक आए हैं। आपको याद होगा कि ये एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ 4 विद्यार्थी ने 70 अंक, अगर 4 विद्यार्थी ने 70 अंक प्राप्त करे हैं तो 70 अंक की बारंबारता 4 है, यानी विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 4 है। आंकड़ों को और अधिक सरल रूप में समझने के लिए हम इन्हें एक सारणी के रूप में लिखते हैं, जैसा कि नीचे देखा गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 10 जो अंक आए हैं वो सिर्फ एक बच्चे के आए हैं, और 20 आए हैं एक बच्चे के, 36 अंक आए हैं 3 बच्चों के, 40 अंक आए हैं 4 बच्चों के, 50 अंक आए हैं 3 बच्चों के, 56 आए हैं 2 बच्चों के। तो इस तरह से ये हमारे पास डाटा मिल गया। अब हम देखते हैं कि कुल बच्चे कितने हो गए, 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 44 बच्चों के आए हैं, ये 4 या बारंबारता है। 40 अंक की बारंबारता कितनी है, 4। 56 अंक की बारंबारता कितनी है, 2। 80 अंक की बारंबारता 1 है, 95 की 1 है, 92 की 3 है। तो ये इसकी बारंबारता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो सारणी में जो डाटा दिया गया था, इसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या केवल बारंबारता बटन सारणी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि इन सारणियों को बनाने में आप मिलान चिन्हों टैली मार्क्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि अगले उदाहरण में दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वन महोत्सव दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए हैं। 1 महीने के बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्या निम्नलिखित थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ डाटा मिला है 100 विद्यालयों का। इतनी बड़ी संख्या में आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए पाठक इसका सरलता से अर्थ निकाल सकते हैं। हम इन आंकड़ों को सबसे छोटा इसमें देखेंगे, सबसे छोटा अंक इसमें देखेंगे तो हमें मिलेगा 20 से 29। तो हम इसमें एक क्लास इंटरवल बना लेंगे, वर्ग अंतराल समूह में रख लेंगे, जैसे 20 से 29, 30 से 39, इस प्रकार से हम इसका समूह बना लेते हैं। इन्हें छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे आंकड़े 23 से 98 के बीच हैं। सबसे छोटा 23 है और उससे बड़ा 98 है। इन समूहों को वर्ग अंतराल या क्लासेस कहा, या वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कहा जाता है, और इसके माप साइज को वर्ग माप या क्लास साइज कहते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल क्लास साइज, या वर्ग चौड़ाई क्लास विड्थ भी कहा जाता है, जो कि यहाँ 10 है। प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और अधिकतम संख्या को इसको कहेंगे लोअर, इसको कहेंगे अपर, ऊपरी वर्ग सीमा कहा जाता है। जैसे कि वर्ग 20 से 29 में 20 वर्ग है और 29 ऊपरी वर्ग, यानी कि अपर लिमिट 29 है। अब इसको हम मिलान चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने देखा कि 20 से 29 के बीच में जो विद्यालयों की संख्या आई है तो वो 3 है, और 30 से 39 के बीच में जो आए हैं वो 14 विद्यालय हैं। तो इनको हमें टैली मिलान चिन्ह में लिखना होता है। तो मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, 5 लिखने के लिए 4 डंडे तो खेल देते, 5वां जो है क्रॉस कर देते हैं। तो ये 5 हो गए, ऐसे ये 5 हो गए, और ये बचे 4। 40 से 49 के बीच में 12 हैं, तो इसको हमने 5, 5 और 2, इस तरह से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप हो जाते हैं। हम एक ही दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। इस प्रकार की सारणी को अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी कहा जाता है। जो ये वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी, यानी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। यह सरलता से देख सकते हैं कि 8 + 18 + 10 + 23 + 12 + 71 विद्यालयों में 50% या इससे अधिक पौधे बच गए हैं।
तो अब सारणी में वर्ग अनातिव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग है। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम छोटे वर्ग माप को लेकर अधिक संख्या में वर्ग ले सकते थे। ठीक है। अब वर्गीकृत बारंबारता के प्रकार, टाइप्स ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो होते हैं अपवर्ड जी। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब डाटा दिया हुआ होता है, जब वर्ग अंतराल दिए होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से ग्रुप डाटा दिया हुआ होता है। तो जब हम जो आंकड़े जब लेते हैं तो आंकड़ों में 0 से लेकर 9 तक के इसमें इंक्लूड करेंगे, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 10 अगली में आएगा। 10 से लेके 19 तक यहाँ पर इसमें सम्मिलित करेंगे, परंतु 20 को नहीं करेंगे। 20 इस वाले में आएगा। 20 से लेके यहाँ 29 तक हम यहाँ पर इसमें सम्मिलित करेंगे, जबकि 30 इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको हम देख भी सकते हैं। तो यह है अपवर्जी सतत रूप। दूसरा यानी कि इंक्लूसिव। दूसरा होता है समावेशी। समावेशी रूप में जब हम वर्ग अंतराल बनाते हैं तो उसमें जो आंकड़े लिए जाते हैं, जैसे 0 से 10 और 10 से यहाँ 11 आएगा, 11 से 20। अच्छा, 0 से 10 तक हम 10 तक सम्मिलित करेंगे, 9 तक नहीं, 10 तक इसमें। और 11 से 20 तक हम 11 से लेकर 20 तक सारी संख्याओं को सम्मिलित किया जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। इन आंकड़ों को बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। तो इसमें जो आपको दिया हुआ है, इसके हम टेबल बनाएंगे। ये है प्रश्न 1। तो ये रक्त समूह, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। अब जो अलग अलग रक्त समूह हैं हम पहले इसको बना लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या जो एक निश्चित प्रकार का रक्त समूह रखते हैं, उन रक्त समूहों की बारंबारता सारणी कहलाती है। आंकड़ों और अधिक सरलता से समझने के लिए हम इन्हें एक सारणी के रूप में लिखते हैं जो निम्नवत है। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, एक इसमें ब्लड ग्रुप ओ है और एक ए बी है। ठीक है, इसको तो कुल योग। अब अगर हम देखें तो ए को अगर तुम देखें तो ए कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए 9 बार आया है। इसी प्रकार से अगर बी को देखें तो बी 6 बार आया है, और ओ को देखें तो ओ 12 बार आया, और ए बी को देखें तो ए बी 3 बार आया, तो कुल 30। इस प्रकार से सारणी से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ सबसे अधिक बारंबारता अर्थात सबसे ओबेनिस रक्त समूह ओ है। अतः सबसे ज़्यादा लोगों का जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या है,
ओ है, 12 बार आया है ये। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये निम्न दे रखी है। इसमें कहता है कि 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि हम 0 से 4 ही लेंगे। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। इस सारणी वृद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? चलिए जी बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि जो वर्ग अंतराल लेना है वो 0 से 5, 0 से 5 का अंतराल लेना है, 5 से 10, 10 से 15। तो दूरी जो किलोमीटर में, यानी कि वर्ग अंतराल क्या होगा? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35। तो अब हम देख रहे हैं कि अब इसमें कहा है कि 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि जब इस आंकड़े को हम देखेंगे तो 0 से 4 तक के ही संख्या इसमें लेंगे, 5वां इसमें आएगा, 5 से 9 तक की संख्या इसमें लेंगे और 10 इसमें आएगा, 10 से 14 तक की संख्या इसमें लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 0 से 5 तक कितने नंबर हैं। तो 0 से 5 तक, जब बल्कि 0 से 5 में वर्ग अंतराल 0 से 5 में 0 से 4 तक लेंगे तो एक तो ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे आए हैं 5 अंक। तो यहाँ तो लिखो 5 और यहाँ 5 बना दो, 1, 2, 3, 4, 5वें का डंडा क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब कहता है 5 से 10, तो 5 से 10 में यानी कि 5 से 9 तक लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार और ढंग से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये 11 हैं, तो इसकी बारंबारता 11 हो गई। यानी कि 11 को कैसे लिखें? 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्रॉस होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 हो गए और एक 11। इसी प्रकार 10 से 15 के बीच में देखते हैं तो वो भी 11 संख्या है। ठीक है, 11 को 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 11। 15 से 19 तक यहाँ पर देखेंगे तो ये आते हैं 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। 20 से 25 के बीच में आ रहे हैं, हमारा एक संख्या है सिर्फ। 20 से 24 तक देखेंगे तो 1 ये लिख दिया, और 25 से 29 तक भी हमारी एक ही संख्या है तो 1 लिख दिया, और 30 से 35 तक 2 संख्या हैं तो ये हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे कुल योग। ठीक है, अब ये कितने हैं? 40 विद्यार्थी हैं। तो अब इसमें ये कहा है कि क्या लक्षण प्राप्त होते हैं। इसमें कहता है यहाँ वर्ग अंतराल 5 से 10 और 10 से 15 के बारंबारता समान, इन दोनों की बारंबारता समान है। ठीक है, वर्ग अंतराल 5 से 10 तथा 10 से 15
की बारंबारता समान है। ठीक है, जो कि यह दर्शाता है कि अधिकतम इंजीनियरों की आवास से कार्यस्थल की दूरी 5 से 15 किलोमीटर के बीच है। जो कि यह दर्शाता है कि अधिकतम इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल तक की दूरी 5 से 15 किलोमीटर के बीच में है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि 20 से 25 और 25 से 30 की बारंबारता अर्थात है, जो कि यह दर्शाता है कुछ इंजीनियरों की संख्या उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी 20 से 30 किलोमीटर है। तो 20 से 25 और 25 से 30 की बारंबारता समान है। ये दोनों बारंबारता हम देख रहे हैं समान है। तो देखते हैं कि 20 से 25 और 25 से 30 की बारंबारता समान है कि बारंबारताएं समान है, अर्थात जो दर्शाता है कि कुछ इंजीनियरों की संख्या आवास से कार्यस्थल की दूरी 20 से 30 किलोमीटर के बीच में है। यानी कि कार्यस्थल की दूरी 20 से 30 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी परसेंटेज में यह रही है, कहीं पर 98.1 है, 98.6, 99.2। तो वर्ग अंतराल 84 से 86, 86 से 88 आदि को लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बनाइए, बटन बनाइए। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? चलिए इसको करते हैं। तो ये हमें बनानी है 84 से 86 और 86 से 88, 88 से 90 और 90 से 92, 92 से 94 और 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। तो इस तरह से हमें दिखानी है। अब हम देखते हैं कि 84 से 86 के बीच में कितने हैं। 84 से 86 ये नहीं, ये देखिए 86 से ऊपर है ये। अच्छा 86 में है, हमें 86 अगले में आएगा, 86 तक नहीं लेना, 84 से 85 तक लेना है। 86 से 87 तक यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो 84 से 85 तक हम देख पा रहे हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो सिर्फ यही है 84.9, तो सिर्फ एक संख्या है। अब हम देखते हैं कि 86 से 88 तक के बीच में भी एक ही संख्या है, और 88 से 90 के बीच में दो संख्या हैं, और 90 से यहाँ 91 तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दो संख्याएँ आई हैं, और 92 से यहाँ 93 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 92 से 93 तक देख रहे हैं हम 7 संख्याएँ हैं, और 94 से 96 तक
यहाँ 6 संख्याएं हैं और 96 से 98 तक यहाँ 7 संख्याएं हैं और 98 से 100 तक 4 संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि कुल योग कितना आ गया। इनको जोड़ें तो ये 30 आएगा। तो कुल मिला के हमने ये 12 तो सारणी बना दी। 84 86 1, 86 से 88 2 1। अच्छा यहाँ 87 तक लेते हैं, 88 से या 89 तक लेंगे 2, 90 से 91 तक लेंगे 2, 91 तक संख्या ली जाती है। ठीक है, अब इसमें ये बताना है इसका पहले का आंसर देना है। कहता है आदि को लेकर वर्गीकृत 12 तो बनाइए, तो ये तो हमने बना दिया। सेकंड में कहता है क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि सापेक्षित आर्द्रता अधिक है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा के मौसम के लिए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा ऋतु के हैं, वर्षा ऋतु के हैं। सेकंड पार्ट में कहता है, इसमें कहता है परिसर क्या है। तो मैंने बताया था परिसर क्या होता है। उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो सबसे बड़ा इसमें अंक जो है वो है 99.2, सबसे छोटा जो है वो है 84.9। तो इसका परिसर का अंतर कितना आ रहा है 14.3। तो परिसर कितना आ गया 14.3। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी के अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।